गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, सहज मोचन प्रणाली। सहज मोचन प्रणाली की अवधारणा 1951 में निको टिनबर्जन ने जो है प्रस्तुत करी। इससे पहले हमने पढ़ा साइंस स्टिमुलस और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के बारे में। यानी कोई फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है पर्याप्त मात्रा का साइन स्टिमुलस, चिन्ह उद्दीपन। अब इसके अंदर एक टर्म और आ जाती है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म यानी सहज मोचन प्रणाली सबसे पहले टिनबर्जन ने 1951 में इसकी अवधारणा प्रस्तुत करी। इसके अनुसार क्या है, कोई भी स्टिमुलस होता है तो उसका रिस्पॉन्स पहले कहाँ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी वो वैकल्पिक स्थान जहाँ पर साइन स्टिमुलस पहुँचता है वो है मस्तिष्क वाला भाग। और उसके बाद मस्तिष्क वाला भाग कोई विशेष प्रकार के केमिकल्स रिलीज़ करता है या सूचनाएं रिलीज़ करता है, जिसके आधार पर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है। यानी कि दो चीज़ों के बीच में साइन स्टिमुलस और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के बीच में आ गया इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, जिसका संबंध है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन वाले भाग से। अब हम लेते हैं इसकी परिभाषा जो टिनबर्जन ने दी कि प्राणी का मस्तिष्क ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वैकल्पिक स्थान है, जिस पर सबसे पहले साइन स्टिमुलस क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का प्रदर्शन संभव होता है। अब हम यहाँ लेते हैं इसको साइन स्टिमुलस की पहचान और इसके अनुसार फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का करना, इनका करवाने का बीच का काम किसका है, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का। तो यहाँ पर जो है साइन स्टिमुलस और इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म में आपस में ताले और चाबी का संबंध है। साइन स्टिमुलस और इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म के बीच में लॉक एंड की का संबंध है। ठीक है, जिस तरह से सही चाबी लगेगी तो ही ताला खुलेगा, और ताला खुलेगा तो ही आगे का प्रोसेस होगा। आगे का प्रोसेस यहाँ क्या है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। आगे का प्रोसेस है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो यहाँ पर क्या है, विशेष प्रकार का उद्दीपन निश्चित स्थान पर क्रिया करता है और उसके अनुसार विशिष्ट अभिक्रिया व्यक्त होती है। ठीक है, अब यहाँ लेते हैं हम इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म की भी तीन अवधारणाएं हैं। और ये अवधारणाएं हम देखेंगे कि ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का जो हमने कैरेक्टर पढ़ा था वही इसमें आता है। जैसे ये स्वाभाविक और जन्मजात हैं और जाति विशिष्ट है। यही चीज़ हमने किस में पढ़ी थी, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये भी इसी प्रकार का होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, जन्मजात होता है और स्वाभाविक होता है। एक हमने उसमें पढ़ा था कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न रूढ़ प्रकार का होता है, रूढ़ प्रकार का स्टीरियोटाइप्ड। तो इसी प्रकार से इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म भी क्या होता है, रूढ़ प्रकार का और स्टीरियोटाइप्ड। और हमने साइंस स्टिमुलस में ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न और साइंस स्टिमुलस में ये भी पढ़ा था कि जब तक उचित मात्रा में साइंस स्टिमुलस नहीं मिलेगा तब तक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न नहीं होगा। यानी उचित मात्रा में साइंस स्टिमुलस होगा तो ही इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म विशेष प्रकार की ऊर्जा यानी विशिष्ट ऊर्जा जो है वो रिलीज़ करेगी, जिसके कारण फिक्स्ड एक्शन पैटर्न संपन्न होगा। यदि साइंस स्टिमुलस पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म भी विशिष्ट ऊर्जा को रिलीज़ नहीं करेगा, और जब तक ये विशिष्ट ऊर्जा रिलीज़ नहीं होगी तब तक विशेष प्रकार का जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है या अभिक्रिया है वो नहीं होगी। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं 3 धारणाएं। इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म स्पीशीज स्पेसिफिक है, इसमें लॉक एंड की का संबंध है साइन स्टिमुलस और इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म में। सही साइन स्टिमुलस है तो सही इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म होगा और आगे का प्रोसेस यानी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होगा।
और थर्ड क्या बताया, स्टीरियोटाइप्ड है। क्या है, स्टीरियोटाइप्ड। अब हम लेते हैं इसके आगे के पॉइंट। इसमें लॉरेंस ने टिनबर्जन ने 1955 में यह बताया कि यह जो नियम है, कौन सा नियम, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का नियम केवल उन परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए जहाँ पर उद्दीपन के प्रति एक ही अभिक्रिया व्यक्त की जा रही है, न कि अनेक। यानी एक उद्दीपन और उसके अनुसार एक ही अभिक्रिया व्यक्त की जाती है तो ही यह नियम लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म या सहज मोचन प्रणाली में जो सहज शब्द है, यह शब्द केवल क्या है, एक भ्रामक शब्द है। भ्रामक कैसे, क्योंकि यहाँ देखो कभी कभी जंतु जो है उसको अनेक उद्दीपन मिलते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक उद्दीपन के प्रति वो क्या है, सिलेक्टिव होता है, और उस उद्दीपन के प्रति वो सिलेक्टिव रिस्पॉन्स शो करता है। यानी कई उद्दीपन, यहाँ जैसे बताना चाहा है, वेरियस स्टिमुलस, कई उद्दीपन उसको मिल रहे हैं, लेकिन उन उद्दीपनों में से किसी एक उद्दीपन के प्रति वो क्या होता है, सेलेक्टिव रिस्पॉन्स शो करता है, चयनित प्रणाली शो करता है। और ये किस प्रकार से होती है, ये होती है उसमें उपार्जित ज्ञान के द्वारा। किससे प्रभावित होती है, उपार्जित ज्ञान के द्वारा प्रभावित होती है। इसमें 2 पॉइंट्स यहाँ बताए हैं, सिलेक्टिव रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ हैबिचुएशन एंड सिलेक्टिव रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ इम्प्रिंटिंग। ये दोनों ही पॉइंट इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे। अब हम लेते हैं दूसरा पॉइंट, इसमें लेवल ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरण क्षमता। अभिप्रेरण क्षमता जितनी क्षीण होती है, अभिप्रेरण क्षमता किसी जंतु में किसी चीज़ के प्रति जितनी क्षीण होती है, तो उस समय अभिक्रिया व्यक्त कराने के लिए स्ट्रॉन्ग रिलीज़र की आवश्यकता होती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, माता का ध्यान न होने पर, यानी माता का मोटिवेशन लेवल उस समय कम है, तो माता का ध्यान न होने पर बच्चे द्वारा ज़ोर ज़ोर से रोकर अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना। ज़ोर ज़ोर से रोएगा यानी स्ट्रॉन्ग रिलीज़ कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलीज़ कर रहा है, तो माता ये जो अभिक्रिया है कि अपना ध्यान उसकी तरफ देगी। तो ये कब होगा, यदि मोटिवेशन लेवल क्षीण है तो स्ट्रॉन्ग रिलीज़र की आवश्यकता है, और तभी वो अभिक्रिया व्यक्त होगी, तभी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होगा। और दूसरा इसके विपरीत क्या है, यदि मोटिवेशन लेवल अधिक है, मोटिवेशन लेवल अधिक है तो कमज़ोर उद्दीपन मिलने पर भी वो उद्दीपन क्रियात्मक सिद्ध होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर लेवल ऑफ मोटिवेशन पर, अभिप्रेरण क्षमता पर भी निर्भर कर रहा है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म उपार्जित ज्ञान यानी लर्निंग पर भी लर्निंग से भी प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर मैनी ऑफ द टाइम्स, यानी कई बार एनिमल, कई जो स्पेसिफिक स्टिमुलस होते हैं, उद्दीपन होते हैं, उन उद्दीपनों में से कुछ उद्दीपनों के प्रति चयनात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। जैसे अभी यहाँ बताया था हमने, हैबिचुएशन, स्वाभाविकरण, स्वाभाविकरण यानी आदत पड़ जाना, है ना। तो ये हम उदाहरण से और क्लियर समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर टोड का। टोड की क्या आदत होती है कि सर्वप्रथम सभी वस्तुओं पर ये झपटने की कोशिश करता है, परंतु ततैया और मधुमक्खी के संपर्क में आता है और उन पर जब झपट्टा मारता है तो ततैया और मधुमक्खी क्या करेंगे, डंक मारेंगे, और डंक मारने से उसको पीड़ा का अनुभव होगा, है ना। तो इस चीज़ से, यानी इस अनुभव से उसने सीख लिया, इस अनुभव से उसने सीख लिया कि हर मूवेबल चीज़ पर मुझे झपट्टा नहीं मारना है। तो हर मूवेबल चीज़ जो उसके लिए, जो इस अनुभव से पहले उसके लिए क्या थी, साइंस स्टिमुलस,
और उसके प्रति वो उसके प्रति वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या कर रहा था, उन पर झपट्टा मार रहा था या उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अनुभव ने उसे सिखा दिया कि हर मूवेबल चीज़ पर झपट्टा नहीं मारना है। तो ये उसको क्या हुआ, इसमें स्वाभाविकरण, यानी अब यह इसके स्वभाव में आ गया कि हर गतिशील वस्तु मेरे खाने लायक नहीं है ना। इसी तरह से उदाहरण है पक्षी। पक्षी का जब बच्चा छोटा होता है तो आसपास के पत्ते, टहनियाँ या खुद के ही जाति के अन्य सदस्य वहाँ पर हिलते हैं या मूव करते हैं तो उस पक्षी के बच्चे को डर लगता है, उसके प्रति, उस मूवमेंट के प्रति उसको क्या लगता है, डर लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसे इस चीज़ की आदत हो जाती है, उसे इस चीज़ का क्या पता चल जाता है, स्वभावज हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है इन मूवमेंट्स के प्रति, और उसका जो डर है वो कम हो जाता है ना, या उसका डर निकल जाता है। तो यहाँ हम लेते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है हैबिचुएशन, ये बच्चा उबासी ले रहा है और दूसरा जो बच्चा है वो एकदम निष्क्रिय होकर के बैठा हुआ है। तो हैबिचुएशन क्या हुआ, स्लोड, चेंज्ड और स्टॉप्ड। या तो लगातार एक ही प्रकार का स्टिमुलस मिल रहा है, लगातार एक ही प्रकार का उद्दीपन मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, स्लो हो जाएगा प्रोसेस या रिस्पॉन्स, या चेंज हो जाएगा या रिस्पॉन्स करना बंद ही कर देगा। किसके प्रति, अभिक्रिया के प्रति। या तो अभिक्रिया उस विशेष प्रकार के स्टिमुलस जो बार बार दिया जा रहा है तो उसके प्रति स्लो हो जाएगी, या अभिक्रिया परिवर्तन ही कर देगा, या अभिक्रिया करना जो है वो बंद कर देगा। तो ये क्या है, हैबिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये 2 एग्जाम्पल लिए। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, उद्दीपनों की सीमा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बार बार एक ही तरह का उद्दीपन अगर दे देते हैं तो उसके प्रति जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम लेते हैं दूसरा इसमें एग्जाम्पल, इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग यानी अध्यंकन। इसे हम अपने दिमाग में लगा सकते हैं, एक बार मस्तिष्क में जो छप गया, जो चीज़ मस्तिष्क में छप गई वो फिक्स हो गई और वो सिलेक्टिव हो गया। वो क्या हो गया, सिलेक्टिव हो गया। और अब उस विशेष प्रकार का जो स्टिमुलस है या उस विशेष प्रकार का जो चयन कर लिया, वो चयन जो है वो परमानेंट हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, कई उद्दीपन हैं लेकिन कई उद्दीपनों में से एक उद्दीपन को चयन करना और उसी के प्रति प्रबलीकरण होना, ये कहलाता है इम्प्रिंटिंग। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रे लेग गूस। ग्रे लेग गूस के जो शिशु होते हैं ये जन्म के समय प्रथम दृष्टिगत गतिशील वस्तु का पीछा करते हैं, और जैसे ही ये अंडे में से निकलते हैं सबसे पहले जिस भी वस्तु को गति करते हुए देखेंगे तो वो इसके लिए इसके पेरेंट्स हो गए और वो इनका क्या करते हैं, पीछा करते हैं। तो वो इम्प्रिंट हो गई, ये चित्र जो है गतिशील वस्तु का जो चित्र है वो इनके दिमाग में छप गया और वो इसको क्या मान लेते हैं, अपना जनक मान लेते हैं। और इसके पश्चात यदि इनके समक्ष इनके अपने जनक भी उपस्थित होते हैं तो भी ये उसको इग्नोर करते हैं, तो भी उसको क्या करेंगे, ये इग्नोर करेंगे। यहाँ ये जैसे एग्जाम्पल डायग्राम में शो किया गया है चित्र में, ये ग्रे लेग गूस है और ये इसके बच्चे हैं जो इसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, पीछा कर रहे हैं मतलब इसका अनुसरण कर रहे हैं। यहाँ देखो, वैज्ञानिक ने 2 समूहों में अंडों को रखा इंक्यूबेट होने के लिए। एक तो वो समूह जिन पर इनके जो पेरेंट्स थे वो इनको इंक्यूबेट कर रहे थे, उष्मायन कर रहे थे, और दूसरा आर्टिफिशियल जो इंक्यूबेटर होता है उसके अंदर रखा। अब जो अपने अंडे में जो अपने जनक के द्वारा इंक्यूबेट हो रहे थे तो उन्होंने तो अंडे में से बाहर निकलते ही अपने जनक को देखा और अपने जनक का पीछा किया। लेकिन वो जो इंक्यूबेटर में थे वो जैसे ही अंडे में से निकलते हैं उन्होंने किसको देखा, उन्होंने लॉरेंस को देखा। लॉरेंस वैज्ञानिक जिन्होंने ये प्रयोग किया था, तो उन्होंने लॉरेंस को देखा।
और वो लॉरेंस का जो है लॉरेंस को ही अपना जनक मानने लगे और वो लॉरेंस के साथ में बिल्कुल ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि ये इसके जनक ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या बताना चाहा है, इनेट इम्प्रिंटिंग, यहाँ क्या बताया है, इम्प्रिंटिंग, अध्यंकन। तो अध्यंकन के कारण क्या होता है, अनेकों मोचकों में से केवल एक का चयन करना और उसी का प्रबलीकरण करना और उसी के प्रति अभिक्रिया व्यक्त की जाती है, अन्य के प्रति नहीं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि साइंस स्टिमुलस के अनुसार जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न हो रहा है, बीच में इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म है, तो यहाँ पर कई बार यह मूड पर भी डिपेंड करता है। जो जंतु है उसका मूड कैसा है, उसकी चित्तवृत्ति या भाव कैसे हैं, यानी अलग अलग परिस्थिति में मूड के अनुसार भी जंतु उस उद्दीपन के प्रति अपना व्यवहार व्यक्त करता है, जो उद्दीपन है उसके प्रति अपना व्यवहार व्यक्त करता है। जैसे ग्रेलिंग बटरफ्लाई है, तो ग्रेलिंग बटरफ्लाई के जो नर होते हैं ये जन्म के समय तो नीले और पीले रंग के प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन जब इनमें प्रजनन काल आता है तो प्रजनन काल के टाइम पर ये मादा के भूरे रंग की तरफ आकर्षित होते हैं। यानी इनका जो रिस्पॉन्स है या फिक्स एक्शन पैटर्न है वो किसके अनुसार चेंज हो गया, इनके मूड के अनुसार चेंज हो गया। इनके मूड के अनुसार भाव और चित्तवृत्ति के अनुसार चेंज हो गया। यहाँ ये एक चित्र बताया है मैंने आप लोगों को इसमें, ताकि आपको ये याद रह सके। तो ये है ग्रेलिंग बटरफ्लाई। तो इस तरह से यदि इनेट रिलीजिंग मैकेनिज़्म, सहज मोचन प्रणाली के बारे में हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हमें ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। इसकी डेफिनेशन और इसका नाम किसने दिया सबसे पहले, और इसके 3 धारणाएं। उसके बाद में हमें ये इनेट रिलीजिंग मैकेनिज़्म में ये इनेट शब्द भ्रामक है, क्यों है, तो इसके लिए हमें ये सिलेक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस और लेवल ऑफ मोटिवेशन, इसमें हैबिचुएशन और ये मूड, यानी इन सभी पॉइंट्स को हमें कवर करना है। थैंक यू।